और बड़ी खबर यही है कि इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री के बीच बायलैटरल टॉक्स होने वाली है। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी वो मुलाकात करेंगे। जेलेंस्की पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी बायलैटरल टॉक्स का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। G7 दरअसल ये उन देशों का समूह है जिनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें जापान है, जिसमें ब्रिटेन है, जिसमें फ्रांस है, इटली है, कनाडा है। ये तमाम वो देश हैं जो कि इसके पार्टनर कंट्रीज़ हैं। भारत को एक बार फिर से निमंत्रण मिला है एज अ गेस्ट कंट्री, एज अ आउटरीच नेशन। भारत को इसमें निमंत्रण मिला। प्रधानमंत्री का ये लगातार 5वां दौरा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत अब तक 11 बार ऐसे समिट में शामिल हो चुका है, जिसमें वाजपेयी जी 1 बार, मनमोहन सिंह 5 बार और नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल होते हुए 5वीं मर्तबा। और सबसे अहम कि G7 अगर हम समिट की बात करें, प्रधानमंत्री का ये पहला विदेश यात्रा ये हो जाती है, क्योंकि अभी उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला दौरा है। क्या कुछ अहम बातें वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। लगातार 5वीं बार उनकी भागीदारी, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। 14 जून को आउटरीच सत्र में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि आज ही के दिन आउटरीच वहां पर सेशंस होने वाले हैं। G7 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होने की भी संभावना है। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने दरअसल इन्वाइट किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बायलैटरल टॉक्स आज के दिन प्रस्तावित है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान, यानी कि जो इटली में इस बार हो रहा है ये G7 समिट, वहाँ पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुँच चुके हैं। अपूलिया में दरअसल G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है और प्रधानमंत्री की इस वक्त मौजूदगी भी अपूलिया में है। G7, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। इसमें 7 देश हैं, 7 पार्टनर कंट्रीज हैं। 7 विकसित अर्थव्यवस्था अहम मुद्दों पर चर्चा करती हैं। क्या चैलेंजेस हैं, फ्यूचर को लेकर के, कॉमन गोल को लेकर के चर्चा होती है। मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त तनाव की स्थिति है, उसमें कैसे शांति लाई जा सके, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। जेलेंस्की वहां पर खुद मौजूद हैं, तो जाहिर है कि रूस को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। अब देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि ईस्टर्न कॉरिडोर को लेकर के, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या रणनीति बनती है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर के क्या फैसला होता है। कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ की बात ये जो G7 कम्युनिटी है वो करती है। तो अब आखिरकार यहाँ पर जो वॉर फ्रंट अलग अलग जगहों पर खुला हुआ है, उसको लेकर के क्या ये देश फैसला करते हैं, क्या रणनीतियाँ बनती है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर कि पीएम पहुँच चुके हैं इटली में। तो इस बार कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, माइग्रेशन और AI, ये कुछ खास मुद्दे जिस पर चर्चा होने वाली है। बात अगर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है। G7 समिट में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सार्थक चर्चाओं में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं, मिलकर वैश्विक मुद्दों का समाधान करना चाहते हैं, बेहतर भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। तस्वीरें भी कुछ साझा की हैं। तस्वीरें साझा करने के साथ कैप्शन दिया और कहा कि मैं काफी उत्सुक हूं, वैश्विक जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान करना चाहते हैं, चाहे वो फिर इंडो पैसिफिक हो, अफ्रीका हो, जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण हो, या माइग्रेशन हो, या AI हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि G7 में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बार के एजेंडे की बात करें तो एजेंडा भी इसको लेकर पूरी तरीके से तय हो चुका है। आउटरीच सेशन में इटली ने कई राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। भारत के अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी इसका न्योता भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.0 मापा गया है। तो ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके सुबह महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 मापी गई है। सुबह करीब 3:40 की ये जानकारी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल के कुल्लू में भूकंप आया, तीव्रता 3.0 रही है। हालांकि कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। तो करीब 3:40 पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं और तीव्रता 3.0 रिक्टर स्केल पर मापी गई है। तो ये बड़ी जानकारी जहां हिमाचल के कुल्लू में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके।
तो देखिए किस तरीके से हिमाचल के कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी, 3.0 बताई जा रही है, लेकिन जब ये झटके आए तो लोग जाहिर सी बातें डर गए। G7 बैठक के लिए इटली पहुंचे हैं सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और सभी नेताओं ने एक साथ किस तरीके से मंच साझा किया। आपको बता दें कि G7 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं इटली और ऐसे में सभी नेताओं ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। G7 समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार बनने के बाद पहली ये उनकी विदेश यात्रा, यानी कि मोदी 3.0 के बाद पहली विदेश यात्रा और सीधे इटली प्रधानमंत्री पहुंचे। तीसरे कार्यकाल में पीएम की ये पहली विदेश यात्रा है और बेहद खास, क्योंकि इससे पहले प्रिया आपको G7 के बारे में बता रही थी कि 7 विकसित देश हैं और इन देशों का जो एजेंडा होता है कि किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है उसको लीड किया जाए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जिस तरीके से लगातार आप देखिए, चाहे वो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो या फिर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा, उसको लेकर बात की जाएगी कि संघर्ष विराम पर बात हो, प्रस्ताव लाया जाए, हालात वहां के सुधारे जा सकें। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे। ये माना जा रहा है कि अपनी राय प्रधानमंत्री रखेंगे। आपको याद होगा कि जब G20 की मेजबानी हिंदुस्तान ने की थी तो उस वक्त किस तरीके से हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा और अब G7 जब हो रहा है तो इसमें जो कल 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो पहुंच चुके थे, तस्वीर आपको दिखाई, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली पहुंच चुके हैं और सभी नेताओं ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस G7 में, क्योंकि आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस तरीके से बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं लेकिन इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। जैसे कि हमने तमाम डीप फेक वीडियोज़ देखे जिनका जिक्र इस बार इलेक्शन में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया, क्योंकि उनका वीडियो वायरल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो था जिसको लेकर संविधान में जो बातें कह रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि अगर इससे सहूलियत होगी लेकिन इससे नुकसान भी है और उसको कैसे रोकना है लोगों की। आप देखिए क्योंकि जॉब गई है, ये कहा गया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा दखलंदाजी बढ़ी तो लोगों को अपनी जो जॉब थी उससे हाथ गंवाना पड़ा। तो अब इन सभी मुद्दों पर बात की जाएगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे, वो तस्वीर आपको दिखाई, उनका ये मोदी 3.0 के बाद पहली विदेश यात्रा है जब वो इटली जा रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर रहते हैं, सोचिए तो G7 समिट है, ये तो सम्मेलन है जहां पर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। खासतौर पर आप देखिए किस तरीके से कनाडा पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या रुख रहता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके बीच बातचीत हो पाएगी। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से क्योंकि कनाडा और हिंदुस्तान के बीच जो थोड़ा सा मनमुटाव आया था उसके बाद तमाम बदलाव किए गए थे पासपोर्ट को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि ये कहा गया था कि इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब कुल आप ये कह सकते हैं कि इस G7 में प्रधानमंत्री और कनाडा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं उनका क्या रुख रहता है और कौन कौन से वो और अहम मुद्दे होते हैं। जलवायु परिवर्तन भी क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, वो इसीलिए क्योंकि आप देखिए लगातार पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर और ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इस वक्त जो दुनिया है वो सामना कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि इसके अलावा और कौन कौन से वो एजेंडे होते हैं। प्रिया बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प होगा क्योंकि ये जो G7 समिट है वहाँ पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो कि वहाँ पर पहुँच चुके हैं। भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज ही वो अलग अलग समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। बायलैटरल टॉक्स पर सबकी निगाहें रहेंगी, खासतौर पर वो राष्ट्र, वो देश जिनके साथ हमारे जो भी रिश्ते हैं उसमें खटास देखने को मिली। इसमें सबसे पहले जिक्र होता है कनाडा का, जिसकी बात कर रही थी प्रीति। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, और खालिस्तान को लेकर के जो कनाडा का रुख रहा है, भारत ने इसको लेकर के ऐतराज़ भी जाहिर किया था और कड़ी कार्रवाई भी इसको लेकर के की गई थी। एक बोल्ड स्टेप भारत ने उठाया भी था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी मधुर हैं, चाहे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की हम बात क्यों ना कर ले, और वो तो भारत के जमाई में उनको कहते हैं, तो ऐसे में उनके साथ भी संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हम अमेरिका की बात करें, जो बाइडेन वहाँ पर क्योंकि इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब बायलैटरल टॉक्स होंगी तो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अगर हम इटली के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की, तो वो भारत आ चुकी हैं। G20 समिट के दौरान रायसीना बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे। COP समिट में भी उनकी मुलाकात हुई थी पीएम से, और एक बार फिर से मुलाकात होगी तो देखना होगा कि तस्वीर कैसे आती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया जिसका हम जिक्र कर रहे थे। G7 की बैठक में शामिल होने को लेकर के प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सामने आया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के
निमंत्रण पर इटली में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा हूं। ये उनका पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। G7 के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत इटली साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। G7 देशों के सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सभी के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होने वाली है। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब वॉर फ्रंट अलग अलग जगहों पर खुला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अपने रुख को पूरी तरीके से स्पष्ट रखा है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रांग है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। भारत हिंसा का समर्थन नहीं करता। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की भी वहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी है तो जाहिर है इस विषय पर भी चर्चा होगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी वहां पर रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि कैसे ये जो युद्ध है उसको रोका जा सके। इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम रही है और अब वहां पर जो प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं तो कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बाकी के जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ भी एक एक करके बायलैटरल टॉक्स होने वाली है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। बात जम्मू कश्मीर की सबसे पहले होगी, जिस हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक हुई है। जो हालात हमने देखे पिछले 4 दिन में 4 बड़े हमले वहां पर होते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल से इस पर बातचीत की है। एनएसए और अन्य अधिकारियों से इसकी जानकारी ली है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है। आतंकवाद पर पूरी क्षमता के साथ लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमने देखा बीते दिनों एक ऐसे घाटी में एक बार फिर से आतंकवाद सिर उठाने लगा है। बैक टू बैक हमले वहां पर सामने आ रहे हैं और ऐसे में आपको याद होगा जब श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर हमला हुआ और ऐसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई थी। इसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बात अगर करें केंद्र सरकार की तो इसको लेकर जानकारी ली है, स्थिति की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री को स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में वहां पर जानकारी दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा उनसे लिया है या किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, इसकी जानकारी भी जम्मू कश्मीर के हाल की जानकारी पीएम मोदी को दी गई है। इसके अलावा आतंक विरोधी प्रयासों से उनको अवगत कराया गया है। पीएम ने उनसे हमारी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम तैनात करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंक विरोधी अभियानों पर चर्चा की। एलजी मनोज सिन्हा से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा उनसे लिया है। पीएम को स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे तमाम जितने भी प्रयास है उसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा पीएम मोदी ने जब लिया तो जो भी स्थिति वहां पर है उसकी जानकारी दी गई, या कैसे वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा उसकी जानकारी भी दी गई है। क्योंकि पिछले 4 दिन में आतंकियों ने बड़े हमले किए, उसमें रियासी, कठुआ, डोडा ये 4 स्थान हैं जहां पर ये हमले हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो इस पूरे हालात पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर बनी हुई है। देखिए, लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से लगातार जो जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि आतंकी समूह जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग बम्पर हुई है उससे उन्हें कड़ा झटका लगा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बौखलाए हुए हैं और जिसका जिक्र अभी पलक भी कर रही थी कि आतंकियों से पूरी क्षमता से के साथ निपटे। इसी स्टेटमेंट और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, जहां 21 जून को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। पीएम जम्मू कश्मीर में योग दिवस मनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए, जिस तरह से रियासी में आतंकी हमला होता है, उसके बाद कठुआ और डोडा, और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां पर योग दिवस के दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान करीब 5000 से अधिक लोगों की वहां पर मौजूदगी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी, 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी, लेकिन आप देखिए क्योंकि योग दिवस होना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, और ऐसे में क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान की तरफ से जब योग किया गया और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब योग का जिक्र किया, ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि योग करने से कितने फायदे हैं। उसके बाद हमने देखा योग को लेकर लोगों में जागरूकता आई और तब से लेकर अब तक आप देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जहां भी होते हैं वहां मनाते। पिछले साल आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर चल रहे थे, अमेरिका के दौरे पर उस दौरान थे और वहां पर उन्होंने योग दिवस मनाया। काफी बड़े स्तर पर कई लोग वहां पर शामिल हुए
और बड़े बड़े चेहरे उस दौरान वहां पर देखने को मिले। तो कैसे ना सिर्फ भारत में बल्कि जब बाहर गए, बाहर भी योग को लेकर जो संदेश गया भारत की तरफ से, वो काफी देखने वाला था। और देखिए, दरअसल हम देखते हैं कि योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली फिट रखता है, बल्कि मेंटली फिट रखता है, आध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाता है। आप अपना आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि योग अगर आप करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। और कितना ज़्यादा ज़रूरी है योग करना, इसके तमाम फ़ायदे हैं। मेडिटेशन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आप देखिए, अभी भी वो मेडिटेट करने के लिए गए, इससे पहले भी आप देखिए 2019 में भी वो मेडिटेशन के लिए गए थे, और इसके फ़ायदे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते आए हैं। और उसके बाद हमने देखा है कि जागरूकता किस तरीके से लोगों में आई है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, अब हर कोई योग करता है और वो ये समझते हैं कि योग करने के कितने फायदे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सोचिए, अब जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहां पर वो योग करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से पूरे विश्व को संदेश देंगे। इसके अलावा देखिए, हम क्योंकि यानी कि भारत 24 भी लगातार सुबह सुबह आपको जागो भारत के माध्यम से बताता है कि अगर आप योग करेंगे तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। और जाहिर सी बात है, योग करने से सिर्फ ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने कहा कि आप अपने आप को ये महसूस कीजिएगा कि मैं फिजिकली फिट हूँ। तमाम ऐसे लोगों की जटिल बीमारियाँ भी रही हैं जो योग करने से चली गई हैं, यानी कि योग के अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और इसीलिए लगातार हम आपको रोज़ बताते भी हैं कि योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, और योग आप करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर ना सिर्फ आप पर, बल्कि जो पॉजिटिविटी उससे आती है उसका असर पूरे परिवार पर भी दिखता है। प्रिया, बिल्कुल, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। और आप कैसे निरोग रहेंगे? जब आप योग करेंगे। और इसको लेकर के भारत ने एक मजबूत पहल की। आपको याद होगा कि साल 2015 में प्रधानमंत्री जब सत्ता में काबिज हुए थे 2014 में, तो उसके बाद 2015 में एक प्रस्ताव आया यूएन में, जिसमें कहा गया कि हम सबको अपने शरीर के लिए मानसिक तौर पर किस तरीके से मजबूत बने, इसके लिए योग को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली मर्तबा मनाया गया, और उसके बाद बदस्तूर ये सिलसिला जारी है। अब 10वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि इस बार मनाया जाना है। और योग सिर्फ भारत में नहीं, अब पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया है। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि योग कोई आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन पद्धति है, ऋषि मुनियों की तरफ से योग किया जाता रहा है। और प्रधानमंत्री ने तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, व्यापक तरीके से इसको प्रमोट किया है। आपको याद होगा, जिसका जिक्र पलक कर रही थी, कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वक्त पर, क्योंकि अमेरिका में मौजूद थे, वहां पर न्यूयॉर्क में दरअसल एक कार्यक्रम हुआ था जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों हजार की संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनके साथ योग किया था। भारत 24 ने भी उस वक्त आपको तस्वीरें बताई थी। और इस बार ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास होगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में, जहां पर इस वक्त जो फिजाएं हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, अमन चैन है, वहां पर जब वो मौजूद रहेंगे तो वो एक संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए, और महिलाओं को देखिए लगातार आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, और महिलाओं पर तो फोकस है, आधी आबादी पर। और जिस तरीके से पलक ने जिक्र किया कि इस बार महिलाओं को लेकर के ये थीम है। लेकिन अब कुछ और खबरों की बात कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात, जहाँ पर एक बार फिर से पेमा खांडू की सरकार आ चुकी है। उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था बीते रोज। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। समारोह में अमित शाह, नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया। 60 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, और बीजेपी ने 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। पेमा खांडू अपने आप में देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने वहां पर लंबे वक्त से अरुणाचल प्रदेश में सरकार चलाई, एक ऐसा राजनेता जो कि कभी कांग्रेस में रहा तो मुख्यमंत्री बना। इसके अलावा वहां पर उन्होंने दूसरे राजनीतिक दल के साथ जब उन्होंने हाथ मिलाया, पीपल्स पार्टी के साथ, तब वो वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में आए, गठबंधन उन्होंने किया, तब भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर नजर आए। और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक की वहाँ पर मौजूदगी रही। और उसके बाद एक्शन मोड में भी नजर आए पेमा खांडू। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए, अरुणाचल प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पर कई सारे मुद्दे, खासतौर पर चीन का मसला, जिसको लेकर के लगातार सियासत तेज हुई, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने चुना। अरुणाचल में पेमा खांडू सरकार ने भी अब कामकाज शुरू कर दिया है। शपथ लेने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद कामकाज में जुटते हुए ये सीएम की तस्वीरें आप देख पाएंगे। शपथ लेते ही अधिकारियों के साथ बैठक की, आगे का रोडमैप तैयार किया कि अब कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाना है, किस रणनीति से
अब आगे काम करना है, इस पर अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की गई। और अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर पेमा सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पेमा खांडू को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर पेमा खांडू को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। और ये देखिए, पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से पेमा सरकार और इसे लेकर पेमा खांडू को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। तो पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। बीते दिन की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी थी वहां पर, और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पेमा खांडू को शपथ लेने पर बधाई दी। और अब चलिए फैक्ट फाइल्स की बात कर लेते हैं। विश्व रक्तदान दिवस आज है। रक्तदान की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, रक्तदान को कहा जाता है महादान। हर साल 118.54 मिलियन लोग रक्तदान करते हैं। थीम देने का जश्न मनाने के ये 20 साल हैं, यानी कि ब्लड डोनेट जो लोग करते हैं उनको लगातार प्रमोट किया जाता है। और ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। रक्तदान एक महादान है, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी।